Hello friends, hello students. I am Ankit Kumar and today I am going to start my third lecture on electrostatic potential and energy. And we will also discuss some some topics of electric field too. Okay, let's start. The what is the electrostatic potential energy? The electrostatic potential energy is the difference between 2 points A and B as the minimum work required by an external force in moving a test charge Q from B to A without acceleration. That means जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम वर्क होता है किसी चार्ज को प्लस क्यू को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, जो वर्क डन होगा डब्ल्यू ए बी, दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स इन डॉट डी आर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हटाने के लिए एफ ई, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एफ ई डॉट डी आर। तो डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए। पोटेंशियल एनर्जी यू बी क्या है यहाँ पर, ये यू बी शो कर रहा है आपकी पोटेंशियल एनर्जी को। तो इसकी डेफिनेशन, टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होगा आपका डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस यू इन्फिनिटी। यू इन्फिनिटी का मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ठीक है, इट विल बी जीरो बिकॉज द फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, आर इज इन्फिनिटी, दैट इट विल बी जीरो। तो डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा आपका, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी कितना हो जाएगा, यू बी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B in electric field is equal to the work done to carry a unit positive charge without acceleration. It should be it should be without acceleration from point A to B. Okay, now WAB divided by Q is equal to UB minus UA divided by Q is equal to del V, इसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या होती है, जूल पर कुलाम, या हम कह सकते हैं वोल्ट, और डायमेंशन ml² T-2 होती है जूल की, AT होती है आपकी चार्ज की। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ml² T-3 A-1 आ जाएगी। Electrostatic potential at any point in electric field is the minimum work done to carry a unit positive charge from infinity to a point without acceleration। तो VB कितना हो जाएगा, W infinity B डिवाइडेड बाय Q। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टैटिक पोटेंशियल की क्या होगी, डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन याद करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफरेंस पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करनी है, और दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में याद रखना है आपको, दो पॉइंट्स होंगे बी और ए। अगर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में वो पूछता है, दैट मीन्स कि आप चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो जिस पॉइंट पर आप लेके आ रहे हो उसी का आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वहां पे फाइंड आउट कर रहे हो। अगर कोई कहता है नहीं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो, डिफरेंस मीन्स कि दोनों पॉइंट रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको किसी चार्ज को बी से ए पॉइंट तक या ए से बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो जो जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मिनिमम वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट विदाउट एक्सेलेरेशन। तो वी भी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू। तो यहां पर भी क्या रहेगा आपका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और पेपर में पूछी भी जाती है। प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। To prove that electrostatic force is conservative in nature, we show that the work done in moving a unit positive charge over a closed path in an electric field is zero। तो हमें शो करना पड़ेगा, अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को ए से बी तक ले जाते हैं, बी से ए तक लेके जाते हैं, तो पूरे क्लोज पाथ में जो टोटल वर्क डन है वो जीरो होगा। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो, या ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। सो वर्क डन इन कैरी ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब वर्क डन इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन ए टू बी, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ओके, सो यहां पर होगा ये डब्ल्यू बी ए
in place of WAB. Okay, चलो, सो टोटल वर्क डन अलोंग दिस क्लोज पाथ कितना होगा, WAB प्लस WBA, आप इसको जस्ट ऐड कर दोगे, कितना आ गया, जीरो आ गया। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि आपका टोटल वर्क डन कितना आया, जीरो आया, इसलिए आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अब इससे क्या रिजल्टेंट निकलेगा, एफ को क्या लिख सकते हैं हम, Q इंटू ई, फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई। अब उसको पुट कर दिया, Q क्या है आपका कांस्टेंट है, और डी आर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो Q आपके बाहर निकल जाएगा और फिर जीरो में चला जाएगा। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो, दैट शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो क्या निकालेंगे, इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो अब आपको किसी इंफिनिटी पॉइंट से किसी चार्ज को लेके आना है, चार्ज कौन सा होगा आपका, टेस्ट चार्ज, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम। ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। अब यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, तो अब फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 क्यू डिवाइड बाई ओ ए क्या, होल स्क्वायर, वो डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो 1/4 क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए +1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स, एफ कितना होता है, क्यू इंटू ई। ओके, डी एक्स कोस 180, कोस 180 क्यों आया, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट आप चार्ज को मूव किस डायरेक्शन में करा रहे हो, इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, इसीलिए वहां पर क्या आया आपका, कोस 180 डिग्री आया। कोस 180 की वैल्यू -1 है, तो डब्ल्यू कितना होगा, ई डी एक्स। यहाँ पे फॉर्मूले में क्यू ई आया है, क्यू की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे उसमें रिटर्न में नहीं है वो नोट्स में, ठीक है, तो डब्ल्यू ई कितना होगा, -EDX। अब हमें टोटल चार्ज निकाल, टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां, इन्फिनिटी से कहां पर ला रहे हैं, आर डिस्टेंस, तो इन्फिनिटी टू आर इसको इंटीग्रेट कर दिया। ई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, क्यू और 4π/x² dx, जस्ट आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके लिमिट्स को पुट कर दिया, और आपका जो वर्क डन आ गया कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 4π/r। अब जो ये वर्क डन है कितना अब हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होता है, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। अब चार्ज कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं वहां से, 1 कूलम चार्ज को, तो W/1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4π/0 क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक है, अगर हमारा आर इंफिनिटी हो जाए, अब हमसे कोई पूछने लगे कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ओके सॉरी, इंफिनिटी डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट इंफिनिटी। ओके, अब देखते हैं, अब ये कर्व बनाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में। यहां से आपको क्लियरली मेंशन है कि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो ये दोनों कर्व आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, E जो कि स्क्वायर के है, तो ये फास्टली डाउन होगा, और V केवल सिंपल पावर 1 है, डिस्टेंस के पावर 1 के एंटी प्रोपोर्शनल या नहीं है ना। चलो देखते हैं इसको एक बार, देखो यहाँ पर जो ई कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ई आपका फास्ट होगा, बट जो वी है वो फास्ट नहीं होगा, वो थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने फास्ट मूव कर्व बनाया वो ई है, और जो स्लो वाला बनाया वो कौन सा आपका, वी का कर्व है, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 volt. How much work will be done in carrying a charge of 200 microcoulomb from one point to other? तो डेल वी आपको गिवन है, क्यू आपको गिवन है, आपको वर्क डन निकालना कितना होता है, फॉर्मूला क्यू इंटू डेल वी, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आपके बहुत सारे चार्जेस प्लेस्ड हैं, उन ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से आपको एक पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल V का फॉर्मूला लगाओगे 1/4π/0 क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब कितने चार्जेस हैं, पहले चार्ज Q1 है, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी, R1, तो Q1 डिवाइड बाई R1, Q2 डिवाइड बाई R2 एंड सो ऑन।
तो आप टोटल पोटेंशियल को क्या करोगे, उनके एल्जेब्रिक सम, जस्ट उनकी साइन के साथ उनको एड अप कर दोगे। तो जो चार्ज की वैल्यू है वो जस्ट आपको साइन के साथ पुट करनी है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं V2 इतना होगा, V3 इतना हो जाएगा, V4 और टोटल जो पोटेंशियल्स हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, वो हो जाएगा आपका टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया, 1/4 Q1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1/4 Q2 डिवाइड बाई R2 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1/4 अपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, Q1 डिवाइड बाई R1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R2 प्लस Q3 डिवाइड बाई R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से समीशन हो गया I इज इक्वल टू 1 टू N QI डिवाइडेड बाई RI। ये आपके टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें यही फॉर्मूला निकालना है डाइपोल की वजह से। डाइपोल का हमें पता है कितना होता है, डाइपोल मोमेंट 2QA, और इसके जो डायरेक्शन होती है हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओ आर गिवन है, ये फॉर्मूला देखो, ये रहा आपका, ए पर आपका प्लस क्यू रखा है, बी पे माइनस क्यू रखा है। इस पॉइंट पी पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस डाइपोल की वजह से। ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2 है और ए से पी R2 है, ये R है, और बी से पी के लिए बीच में R1 है। तो वी बी कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस क्यू रखा है इसलिए माइनस क्यू डिवाइड बाई R1, और एक पर क्या हो जाएगा 1/4 क्यू डिवाइड बाई R2। जस्ट क्या होता है टोटल पोटेंशियल, उनका अलजेब्रिक सम, साइन के साथ जस्ट आपने उसको ऐड कर दिया, ये आगे। अब आपको क्या करना है, 1/R2 माइनस 1/R1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं, जो ज्योमेट्री है जो मिडिल वाली साइकिल है इसकी R1, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब मिडिल R1, आपको R1 की जो लेंथ है वो ज्यादा है, ओके। तो यहां से हम अगर देखना चाहे तो R1 कितना हो जाएगा आपका, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा। कौन सा यहाँ पे लगाया आपने फॉर्मूला, पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। R1 की वैल्यू R से ग्रेटर है, ये जो मिडिल वन है ये R है, जो मिडिल वन है ये क्या है आपका, ओनली R, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि जो R1 डिस्टेंस है ग्रेटर देन R है। एक बार वो बता देता हूँ, ये जो मिडिल वन है, सॉरी, जो मिडिल वन है ना, ये है आपका R, जो ये वाली है ये है आपका R1, और जो ऊपर वाला है ये है आपका R2, ठीक है। तो इसी तरह आपका R1 हो जाएगा इतना, R स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ये डिवाइड में चला गया, चूंकि A और R, A बहुत ज्यादा स्मॉल है और R जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है, इसलिए हम A स्क्वायर R स्क्वायर को लीव कर देंगे, तो बचेगा आपका R स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2AR डिवाइड बाई कोस थीटा। सिमिलरली हम R2 लगाएंगे, ओके। अब R2 क्या है आपका, कैसी डिस्टेंस है, स्मॉलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें, अरे यार देखो, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, और आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 ए डिवाइडेड बाय आर, ये है आपका ए, 2A डिवाइड बाई आर कोस थीटा, ठीक है। आर इज ग्रेटर देन दे है, ए है, इसलिए आप इसको एलिमिनेट कर दोगे, तो R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2A डिवाइड बाई आर कोस थीटा। अब आर स्क्वायर है, आपको केवल R1 चाहिए, तो आप इसको क्या कर दोगे, हाफ पावर कर दोगे। अब 1/R1 लेके आओगे तो क्या हो जाएगी पावर ऊपर की, माइनस का 1/2। अब बायोमेट्रिक एक्सपेंशन कर सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर एन कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन ब्रैकेट एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/R कॉमन है, ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पे जहाँ पे एन था, एन कितना है, एक में प्लस हाफ है और एक में माइनस, जब इसको आप 1/R लिखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस हाफ की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गई। ये क्या है आपका n, ठीक है, और ये क्या है आपका x, और जो हायर टर्म्स हैं वो आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, तो जस्ट -2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा। इसी तरह 1/R2 लिख सकते हैं, वहाँ माइनस था इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों को जस्ट आप क्या कर दोगे, उनको ऐड, जो वैल्यूज थी उनको पुट अप कर दोगे, उनको देखोगे कि 1 से 1 कट जाएगा, और आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A cos थीटा डिवाइड बाई R। अब 2A Q को क्या कह सकता हूं मैं, P, तो पोटेंशियल कितना हो जाता है आपका, P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे, ऊपर cos थीटा इसलिए कौन सी प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट्स होंगी, तो P वेक्टर डॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो R है डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें कोई एक और क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी चाहिए,
इसलिए हमने आर कैप, क्योंकि जो डायरेक्शन होगी पोटेंशियल की वो आर की डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका आर कैप आया है। ओके, अगर आप यहाँ पे केसेस ले सकते हैं, अगर एंगल जीरो है तो वैल्यू हो जाएगी पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक्शियल के केस में। अगर वो आपकी डिस्टेंस कितनी है, आपकी 180 है, तो यही माइनस हो जाएगा। और अगर ये हो जाए 90, मतलब कौन से प्लेन पे, इक्विटोरियल प्लेन पे हो जाए, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि जो आपका ये डाइपोल की वजह से एक्शियल पे पूछा जाए अगर आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो उसकी वैल्यू आप पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी। बट अगर आपसे पोटेंशियल इक्विटोरियल पे पूछा जाए तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो इस एक पर्टिकुलर डेरिवेशन से आप दोनों डेरिवेशंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्विटोरियल एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज जीरो। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि जो इक्विटोरियल प्लेन होता है उस पर ये जीरो होता है पोटेंशियल। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेसेस जिन पे जो पोटेंशियल है वो इक्वल रहना चाहिए। एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। तो डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। इफ द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द इक्विटोरियल सरफेस देन वी ए इज इक्वल टू वी बी होना चाहिए। और उसकी तो वर्क डन कितना होगा ए टू बी ले जाने के लिए, क्यू, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट वी ए माइनस वी बी। और हमें पता है वी ए और वी बी क्या इक्वल है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से आपको एक लाइन और याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, सॉरी, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में। ठीक है, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ई डी एल, और ई डी एल डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होता है, डी डब्ल्यू जीरो होता है, तो ई डी एल कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा कितना हो गया 90। इससे हमें क्या पता चलता है कि जितनी भी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्योंकि जो मेटल होता है, मेटल जो होते हैं या जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उन पर जो पोटेंशियल होता है वो थ्रू आउट द मेटल सेम रहता है। इसी वजह से जो कंडक्टर्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा कैसा एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री एंगल ही बनाएंगी। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है व्हाई कंडक्टर देयर इज एन 90 डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर सरफेस, कि किसी कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एंगल होता है वो हमेशा 90 ही क्यों होता है, आपको इससे हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एनी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अब ये देखो, ये आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया हुआ है। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसमें जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब कि जो ये वाला एंगल है वो 90 होना चाहिए, ये वाला भी 90 होना चाहिए। तो जहाँ पे ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की है जो आउटवर्ड जा रही है ये शो कर रहा है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो ये सर्किल ड्रॉ किए कंसेंट्रिक सर्किल्स ये शो कर रहा है आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस को, किसके चार्ज के लिए, अगर आपका पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कोई सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे माइनस रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड द निगेटिव चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज के लिए आउटवर्ड। और जो ये सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं ये क्या होंगे आपके सर्कल्स, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसी तरह अगर आपके दो चार्ज रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज बहुत पास रखे हैं तो उनकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो इस तरह होंगी। अगर आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस को इस तरह रखा है कि तो इनकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगी वो इस तरह होगी। जो जो मिडिल पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, यहाँ पे लाइंस आपकी क्या होगी, बहुत पास पास होगी, क्योंकि और एक बीच में एक ऐसी लाइन पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास पास होती है, और इस पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ सारी इलेक्ट्रॉन इनके बीच की डिस्टेंसेस क्या होती है, ज्यादा ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, तो द हियर, वन मिनट, here it is in the middle line the potential will be zero because somehow the potential will be positive due to positive charge and negative due to negative charge. And when this middle point, the distance, this distance and this distance will be equal, ओके, लेट करते हैं दोनों ए होंगी, तो इस पर्टिकुलर इस जो लाइन होगी पूरी
इस पर आपका कितना हो जाएगा पोटेंशियल, जीरो हो जाएगा। जैसा भी आपने स्टडी किया कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है। और यहाँ पर इसलिए जो यहाँ पे लाइंस होती हैं वो धीरे धीरे कंसेंट्रिक होती है ज्यादा एज कम्पेयर टू दैट साइड। यहाँ पे कंसेंट्रिक है, यहाँ पे कंसेंट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास दो सरफेसेस हैं ए एंड बी, दोनों एक ऐसी सरफेसेस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक का पोटेंशियल वी है, एक का वी माइनस डी वी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में वो माइनस डी वी है इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बी टू ए। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डी आर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ ई एक्स डॉट डी आर। तो एफ ई एक्स की आपको पता है क्या होगा, एफ ई, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और इसको आप हटाओगे तो कॉस एंगल आएगा दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है। कोई बताएगा जीरो कैसे है, देखते हैं चलो। डिस्टेंस क्या होगी, कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर की तरफ है, डिस्टेंस कैसे कवर कर रहे हो आप, ए टू बी, तो दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए क्या होगा एंगल उनके बीच का, जीरो हो जाएगा। तो कोस जीरो की वैल्यू आप वन होती है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ई डॉट डी आर। तो क्यू नॉट होगा आपका वन है, क्योंकि आपका जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू वन है। जस्ट आपने पुट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया उसको। ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद इन दोनों को आपने इक्वेट कर दिया, डब्ल्यू ए बी आया था माइनस ई डी आर, और डब्ल्यू बी आया था क्यू वी ए माइनस वी बी। जस्ट आपने दोनों को इक्वेट कर दिया और वी ए माइनस वी बी आपने सब्ट्रैक्ट कर दो, ई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी वी बाई डी आर। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। तो चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो निगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल का जो निगेटिव होगा डिस्टेंस के साथ, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस में माइनस डी वी बाई डी एक्स, वाई एक्सिस में जे डी वी बाई डी वाई, और जेड एक्सिस में के डी वी बाई डी जेड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट्स आपको गिवन है। वी कितना पोटेंशियल आपका, वी इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट, किस पॉइंट पर निकालना है, 1 मीटर, 0 और 2 मीटर। तो वी आपको गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालता है, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका आई, इसी तरह वाई के रेस्पेक्ट में, इसी तरह जे के रेस्पेक्ट, जेड के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो वी एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आ गया, 8x, और अदरवाइज वाई से करोगे या जेड से इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ई कितना हो जाए, सिंपली 8i। ठीक है भाई, 8x आया, x की वैल्यू कितनी है, वन, आपने पुट कर दिया यहाँ पे। ओके। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा एरर हुआ कि यहाँ पे आएगा आपका माइनस साइन, स्टार्टिंग में माइनस रहेगा, तो ये जो आंसर आएगा ई इज इक्वल टू -8i। ओके। इसी तरह डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे निकाला हुआ है, ई इज इक्वल टू जे। ठीक है। अगर v क्या होगा आपका 4, सेकंड केस क्या है, v की वैल्यू 4x² yz, ये था आपका 4x² जो हमने सॉल्व किया। v कितना होगा आपका 4x² yz। तो एक बार आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिवाइड करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और उसमें पॉइंट्स 1 0 2 उसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब e कितना होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम गलत किया हुआ, तो माइनस आएगा, इस पूरे में बाहर माइनस आएगा, और यहाँ पे -j8 हो जाएगा। ओके। चलो, तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, मीन्स लेट हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, टू चार्जेस है, +1 +2। ठीक है। और दो चार्जेस के लिए पहले सिस्टम ऑफ चार्जेस के ले रहे हैं, ओ यहाँ पे कोई ओरिजिन पॉइंट है, इससे q1 की डिस्टेंस r1 है और q2 की डिस्टेंस r2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VBA इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 डिवाइड बाई r1। अब पोटेंशियल आपको मिल गया किसकी वजह से, एक सिंपल चार्ज ए की वजह से। ठीक है। चलो, तो वर्क डन कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज कितना लाके आ रहे हो आप, 1। अब आप Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो कितना हो जाएगा आपका वर्क डन, चार्ज कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो, Q2 को, पोटेंशियल कितना जनरेट हो रहा था, VAB की वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू कितना हो गया वर्क डन, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R21।
तो जो वर्क डन होता है यही उसमें किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 हो जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट केस। अभी तो दो चार्जेस थे आपके, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो n है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो आप पहले चार्ज को जब Q1 को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आओगे तो वर्क डन होगा आपका जीरो। क्यों होगा वर्क डन जीरो? क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब जब आप Q2 चार्ज को लेके आओगे, Q1 वहां पे पहले रखा हुआ है, तो Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 चार्ज को इफेक्ट करेगा। तो इस केस में जो आपका वर्क डन होगा W2 वो हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1। तो चार्ज कितना है आपका Q2, और चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R21, और टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। सिमिलरली अब हम कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, Q3 को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से जनरेट होगा, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से। तो सिमिलरली जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से ये हो गया, Q2 की वजह से ये हो गया, ठीक है। किस पॉइंट पर, तो इसलिए आया यहाँ पे 3 पॉइंट पर, तो R13 यहाँ पे आएगा R23, ठीक है। तो W कितना हो गया आपका, W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू दिस पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल, ओके। तो W3 का आपका फॉर्मूला आपको मिल गया। और यही वर्क डन अगर आप 4 चार्ज लेके आओगे तो क्या होगा, Q4 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3, किस पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर। तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो R14, यहाँ पे R24, यहाँ पे R34, ठीक है। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो, टोटल वर्क डन ये हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सारे चार्जेस को आप ऐड कर दोगे, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाएंगे। और आप यहाँ पे कह सकते हो 1/4 पाई समीशन ऑफ ऑल पेयर ऑफ चार्जेस Q1i Qj डिवाइडेड बाई R1j, ओके। अब देखो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं तो केवल एक कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर। अगर आपके पास तीन चार्जेस हैं तो इस तरह के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास तीन चार्जेस हैं तो इस तरह के, जैसे एक दो तीन, केवल तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर आपके पास चार चार्जेस हैं तो कितने कॉम्बिनेशन, छह, जो हमने किया है चार चार्जेस वाला किया, कितने कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह आप इनको लर्न कर सकते हो। 5 चार्जेस होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 10। तो इस तरह के जो प्लस वाली टर्म्स है वो कितनी टर्म्स आएंगी, 10 टर्म्स आएंगी। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो अगर आपसे पेपर में न्यूमेरिकली पूछा जाए ओनली, ठीक है। इसी तरह देखो क्वेश्चन है कि तीन चार्जेस Q, 2Q और -4Q प्लेस किए गए हैं किसी वर्टिक्स, किसी ट्राइंगल के वर्टिक्स पर, जिसकी साइड कितनी है, 0.1 मीटर है, मतलब सबके जो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.1 मीटर होगी। फॉर्मूला क्या लगाओगे, कितने चार्जेस है, तीन, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तीन बनेंगे भाई। तो तीन हो गया 1 2 2 3 3 1, ठीक है। तो आपने जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया, Q1 Q सब आपको पता है। आर कितना है आपका, आप सारी आर 1 मीटर, 0.1 मीटर, उसको इक्वल मान लो, हमने मान लिया आर, तो इसलिए आर को आपने कांस्टेंट करके कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया। जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, अभी जो हमने निकाला है वो केवल किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। अब हम बाहर से भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, ई है। तो उस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, QVR1, जहां पे VR1 क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटर्नल चार्ज हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका P1.1 पे कितना हो जाएगा वर्क डन, Q1 VR1 ये पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। सिमिलरली Q2 चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, W Q2 VR2, ओके। वाइल ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1। तो यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है, दिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एंड जो ये वाला फॉर्मूला है, ये जो वर्क डन करना पड़ रहा है Q2 चार्ज के लिए, क्यों हो रहा है, क्योंकि Q1 चार्ज वहां पर पहले से प्रेजेंट है, ओके। तो ये वाला हो रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला Q1 चार्ज जो पहले से प्रेजेंट है, इस वजह से ये वर्क डन जनरेट हो रहा है, ओके। तो इसीलिए जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, QV1R1 प्लस Q2V2R2। Q1 चार्ज पे एक्सटर्नल का इफेक्ट, Q1 चार्ज पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट,
Q2 चार्ज पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, और जो टोटल है ये आपका हो गया किसकी वजह से, Q1 और Q2 के इंटरनल कॉम्बिनेशन की वजह से जो वर्क डन करना पड़ रहा है। ओके, चलो। तो इसी तरह अब जो वेक्टर है, वेक्टर वैसे तो एक एरिया क्या है, एरिया वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इन सम प्रॉब्लम वी हैव टू ट्रीट एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा जो आपका एरिया है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया तो वही रहेगा जो मैग्नीट्यूड होता है एरिया का, जिस भी शेप का है उसी का एरिया निकालो, बट जो उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, ठीक है। कि किसी भी एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है वो होता है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई और होता है ई डॉट डी एस। अब डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए ई डेल एस कोस थीटा हम फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें टोटल निकालना है तो फाई क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ई डॉट डी एस या ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन कुलाम पर मीटर स्क्वायर होती है या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इनटू मीटर भी होती है, और डायमेंशन आप जस्ट इनकी वोल्ट की वैल्यू रख के मीटर की रख के आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने रखा न्यूटन की, फिर मीटर स्क्वायर, नीचे कुलाम, इसको करके हमने सोल्व करके डायमेंशन निकाली। देखो डायमेंशन को याद करने की कोई नेसेसरी नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बात हम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कितना होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू कितना हो जाएगा आपका 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना हो जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या क्यू बाय डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एस है, जो सरफेस है, वो एक गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। अब हमें देखना हो कि गॉसियन सरफेस क्या होती है। ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है विच कंटेन ऑल द चार्जेस इनसाइड इट फॉर विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिन चार्जेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो सारे चार्जेस इस गॉसियन सरफेस के अंदर होने चाहिए। मतलब एक इमेजिनरी सरफेस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी और सारे चार्जेस उस सरफेस के अंदर ही लाई करेंगे, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज q माइनस टू। ये जैसे सर देखो, जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, इन सारे चार्जेस की वजह से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो सारे चार्जेस क्या होने चाहिए, उस सरफेस के अंदर होने चाहिए, ठीक है। एक हो गया आपका Q, एक -2Q, एक 3Q, एक -Q। अभी क्या होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इनका एल्जेब्रिक सम होगा। जैसे कि एक चार्ज आपका +Q, दूसरा -2Q, फिर +3Q -Q, जब सॉल्व करो कितना आएगा +Q। तो जो आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह हमें फ्लक्स निकालना है पासिंग थ्रू द वन सरफेस टोटल, और इसके जो क्यूब है इसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा क्यूब से पास, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये क्यूब होता है इसमें कितनी सरफेसेस होती हैं, 6 होती है। अगर हमें एक सरफेस से निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/6 पार्ट, तो क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, अब हमें गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो लेट ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, ओके। जैसे ये +Q रखा हुआ है हमने यहाँ पे। अब यहाँ जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे उसमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए हम मेनली कैसी ड्रॉ करते हैं, स्पैरिकल ड्रॉ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्पैरिकल जो गॉसियन सरफेस है उसकी डिस्टेंस उस चार्ज से हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए फॉर कैलकुलेशन पर्पस, क्योंकि हम क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया भी, सरफेस एरिया भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए गॉसियन सरफेस ऐसी ड्रॉ की जाती हैं जिसका आप एरिया पर्टिकुलर चीजें इजीली फाइंड आउट कर सको, और चार्ज से उसके जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से भी पास होना कंपलसरी है, ठीक है। देखो दो कंडीशन है, एक तो जो इस चार्ज की वजह से निकालना है वो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। नंबर 2, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस की सरफेस पर होना चाहिए, ओके। या जो गॉसियन सरफेस है उस पॉइंट P से पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 1/4 और Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और जो उसकी डायरेक्शन होगी आर वेक्टर होगी, क्योंकि आर की डायरेक्शन में प्लस है तो अवे होगी, निगेटिव होता तो टू आर्ड हो जाती, टू आर्ड द चार्ज। तो एरिया वेक्टर क्या है ds,
और फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। आपने रखा डी एस क्या है यहाँ पे, एरिया क्या होगा देखो, इसका एरिया बताओ 4 पाई कितना होता है, ये आ गया आपका, इसकी एन कैप है, ये आर कैप है। अब देखो आर, आर कैसे है आपका सरफेस के परपेंडिकुलर, डीएस कैसे है आपका सरफेस के परपेंडिकुलर, तो दोनों कैसे हैं आपके सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया, फॉर्मूला आ गया डीएस। डीएस क्या होता है आपका, फाई क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। डीएस क्या होता है, कितना एरिया है, सरफेस एरिया कितना है उसका, जब इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो फाई कितना हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या था, गॉस लॉ था। तो ये हमारा जो गॉस लॉ है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम इसी गॉस लॉ की हेल्प से क्या प्रूफ करेंगे, कुलाम्स लॉ को। ठीक है, तो कुलाम्स लॉ क्या क्या निकालना होता है हमें, तो वही हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, और वो किसके इक्वल होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई डी एस। अब दोनों के बीच में बिता है, जो आर है वो भी आउटसाइड है और डी एस भी सरफेस के परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 आ गया, तो ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, डी एस कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि ये कुलाम्स लो निकालना है, तो क्या होगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू ई। जस्ट आप यहाँ से Q इंटी करके फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो एफ और ई सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर चार्ज आपका निगेटिव है तो एफ और ई डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। व्हाट इज द गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम क्या है, द सरफेस ऑफ इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नहीं आएगा, the surface integral of electric field produced by any surface over any closed surface, produced by any source over any closed surface in closed volume in vacuum, the total electric flux over the closed surface in vacuum is 1 over epsilon naught times the total charge contained inside the surface S। जो ये S है ये कौन सी सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ओके। फिल्ड ड्यू टू एनी इमेजनरी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। अब हमारे पास जो वायर है वो कैसा है, लॉन्ग स्ट्रेट है। ठीक है, अब इस पर हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे सर्किल, सर्किल के अंदर आप किसी भी वायर को कंसाइंड नहीं कर सकते। अगर जो आप वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का है तो आप किसी भी तो सर्किल की रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, इनफाइनाइट लेनी पड़ेगी। तो इसको हमें कन्फाइंड करना है, किससे कर सकते हैं, हमें सिलेंडर से कर सकते हैं। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो ड्रॉ की गई हो कैसी होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, किसके लिए, एक लाइन वायर के लिए। ओके, और जो पॉइंट पी जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, गॉसियन सरफेस की सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए, या गॉसियन सरफेस की, या जो पॉइंट पी है गॉसियन सरफेस उससे पास होके जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह फॉर्मूला आप लगाओगे, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई डी एस। अब यहाँ पे तीन सरफेसेस है, एक तो होगा आपका ये वाली सरफेस, इससे भी बाहर हो सकता है फ्लक्स, दूसरी ये वाली सरफेस, और तीसरी इसकी सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो तीनों के लिए जस्ट आपने ऐड किया हुआ है, एक ए के लिए, एक बी के लिए, एक सी के लिए, और एक एस सरकमफ्रेंस के लिए। ठीक है, ओके, तो 5b और 0 होगा और सी भी 0 होगा। अब बी और सी देख लेते हैं 0 क्यों होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, प्लस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, इस सिरे पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, बट जो हमारा एरिया, अब हमें किस पे निकालना है, सी, सी का एरिया ये होगा, और एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब ई और डी के, डीएस के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कॉस 90 0। इसी वजह से जो फ्लक्स होगा सी पार्ट से वो भी 0 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीएस हो गया, यहाँ पे भी कितना एंगल 90 कह लो या -90 कह सकते हो आप, बट कॉस 90 0 होता है। तो यहाँ पर इससे भी जो फ्लक्स से पास होगा, इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो भी क्या होना चाहिए, क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो इसी वजह से दोनों पार्ट्स आपके 0 हो गए, बचा आपके जो सरकमफ्रेंस वाला पार्ट है। तो फाई कितना होगा, ई डी एस कॉस 0। यहाँ पे कॉस 0 क्यों हुआ, देखो यहाँ पे ई सरफेस के आउटसाइड है और डी एस ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री हो गया तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो ई डी एस, ई 2 पाई आर एल, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर एल होता है।
तो यहाँ पे फाई कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम से रखा, वैल्यूज को पुट कर दिया। अब चार्ज हमें निकालना है, टोटल चार्ज क्या होगा। अब वायर पे टोटल चार्ज हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज परसेंट होगा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी, बट जो हम ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो कांस्टेंट लेंथ वायर के, कांस्टेंट लेंथ पर जो चार्ज है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो लैम्डा कितना हो गया, लाइन चार्ज डेंसिटी इनटू एल, तो क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा एल। तो ई 2 पाई आर एल, क्यू की जगह लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ से कह सकते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ठीक है। अगर लैम्डा जीरो है तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड होगा, अगर लैम्डा लेस देन जीरो मतलब अगर निगेटिव है तो नॉर्मली इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें चार्ज, अब स्पेरिकल सेल के लिए निकालनी है। तो स्पेरिकल सेल आपकी दो तरह की हो सकती है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। ओके, now the electric field intensity due to a uniform charge spherical cell और conducting sphere। तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो किसके लिए निकालना है, कंडक्टिंग स्पेयर के लिए। हम निकालेंगे स्पेयर के आउटसाइड, स्पेयर की सरफेस पर और इनसाइड द स्पेयर। तो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं आउटसाइड द स्पेयर। तो ये स्पेयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर हो गई, ये एक स्पेयर हो गया जिसकी वो हो गई आपकी रेडियस कैपिटल आर हो गई, और कोई पॉइंट पी है जिस पे आपने उससे पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया है, और इसी पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये पॉइंट पी स्फेरिकल के बाहर है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी विल अप्लाई द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस डिस्टेंस क्या होगी, आर और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पहले भी देख चुके हैं। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिंपली डी एस कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई एप्सिलॉन पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सेम रहेगा जो पॉइंट चार्ज के लिए, ओके। अब आते हैं ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस पे जो आर है स्मॉल आर वो कैपिटल आर के इक्वल होएगा, जस्ट आपको वैल्यू को पुट कर देना है। अगर हम इसे किसके टर्म्स में बताएं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लिखें तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज गिवन बाय क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से कट जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन द सरफेस दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब लेते हैं इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस गॉस थ्योरम आप इसमें ड्रॉ करोगे। अब हमें पता है कि जो टोटल चार्ज है वो कहाँ पर है, इस स्पेरिकल कंडक्टिंग स्पेरिकल है तो सारा चार्ज कहाँ पर होगा, ऑन द सरफेस होगा। ऑन द सरफेस होने की वजह से जो इनसाइड चार्ज होगा वो जीरो रहेगा। बट गॉस थ्योरम क्या कहती है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्वेश्चन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है, जीरो है, तो कितना हो जाएगा ईडीएस इज इक्वल टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि स्पैर के अंदर, कंडक्टिंग स्पैरिकल शेल के अंदर या कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर, अगर स्पेयर आपका सॉलिड है, कंप्लीट सॉलिड है, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर इस आपकी स्पैरिकल सेल है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, ठीक है। तो जो हम ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो किसके लिए है, कंडक्टिंग स्पेयर हो सकता है या स्पैरिकल सेल हो सकती है, तो दोनों के लिए सेम होता है बिल्कुल। तो पेपर में दोनों से कोई भी आता है तो आपको सेम ही प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर हम कर्व को ड्रॉ करें आर तक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, फिर एकदम से इंक्रीज हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू तक, फिर धीरे धीरे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होता है, तो डिक्रीज होता रहता है और एट इन्फिनिटी डिस्टेंस इट विल बी जीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर, तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्पेरिकल शेल बोलता है और कंडक्टिंग स्पेयर, दोनों एक ही बात है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूले आपको डिराइव करने है तो दोनों डिफरेंट बट फॉर्मूले सेम रहेंगे। अब हमें निकालना है नॉन कंडक्टिंग के लिए, जो आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग बॉल होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ई की वही वैल्यू आएगी। ऑन द सरफेस उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है ना, ऑन द सरफेस अब जो आपका कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सेल है, तो जो उसमें चार्ज होता है वो केवल सरफेस पर नहीं होता है, कहाँ होगा, वो चार्ज सरफेस ना होके कहाँ होता है, उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
तो रो कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जस्ट यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 4/3 सॉरी 4/3 इंटू आर क्यूब। जस्ट आपने ई की वैल्यू को क्यू के प्लेस ई में पुट कर देते हैं, तो 1/4 रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें निकालना है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर ये इंपॉर्टेंट है, देखो पहले वाला अभी तक तो लगभग सेम ही था, बट इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया, आपको इनसाइड निकालना है। अब जो टोटल चार्ज है क्यू है वो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमें क्या निकालना है, मतलब उतने में निकालना है जितने में आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है। गॉसियन सरफेस कितनी डिस्टेंस है उसकी, कितनी है, स्मॉल आर। ओके, तो उसकी रेडियस कितनी है आपकी, स्मॉल आर है। तो ये आपकी गॉसियन सरफेस रेडियस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस स्फीयर। तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू रो, क्योंकि जो रो है वो थ्रू आउट द स्फीयर सेम है, तो रो इनटू वॉल्यूम कितनी है स्मॉल आर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, हमें रो निकालना है। रो की वैल्यू कितनी होगी बताओ, अगर हम यहाँ से रो देखना चाहे तो वो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू कितनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, रो की हो जाएगी। ठीक है, चलो तो क्यू डैश कितना हो गया आपको पता है, आपने वैल्यू गॉस थ्योरम लगाओगे, ई डॉट डी एस इज टू क्यू डैश, क्योंकि चार्ज कितना इंक्लोज है सरफेस में, क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई डी एस कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, हम पहले से इसको करते हुए आ रहे हैं, क्यू डैश बाय दिस। तो इन टर्म ऑफ क्यू डैश इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, कितना हो जाएगा टर्म्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप इस क्यू डैश की वैल्यू को पुट कर सकते हो। जब आप इस क्यू डैश की वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, फिर आएगा E इज इक्वल टू आर रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से पता चला है कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है R, तो पहले तो वो इंक्रीज होता है यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R से, और उसके बाद वो डिक्रीज हो जाता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर से। ठीक है, ये R स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर उसके लिए कितना होता था कंडक्टिंग के लिए 0, बट इसके केस में 0 नहीं होता है, इसके केस में क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। हम थर्ड केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आपको इनफाइनाइट शीट है, किसका चार्ज है उस पर, इनफाइनाइट। ओके, तो ये शीट हो गई, अब हमें इसको कवर करना है, इसकी थ्रॉट प्रोसेस कवर कर सकते हैं। अगर इस सरफेस का एरिया इंफिनिटी हो गया, तो जो हमारे ये हमने ब्लॉक ड्रॉ किया, क्या है ये सिलेंडर, जो हमारी गॉसियन सरफेस कैसी है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या निकालना है, अब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक, देखो प्लस चार्ज है यहाँ पर, तो कैसे होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होगा। ठीक है, इक्वल, अब मुझे इस सरफेस से कितना पास होगा, उसके लिए भी ds क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो एंगल कितना रहेगा दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप लगाओगे 1/4 सिलेंड्रिकल के लिए, फाई कितना हो जाएगा a डॉट ds। अब दो सरफेस है, इस साइड p और इस साइड q, तो दोनों सरफेस के लिए आप अलग अलग फाइंड आउट करोगे, तो कितना हो जाएगा ई डॉट डी एस फाई डी पी डी एस प्लस डी क्यू डी एस। तो एक हो गया पी सरफेस के लिए, एक हो गया क्यू सरफेस के लिए। अब कितना हो जाएगा, एरिया कितना होगा पी के और ए के लिए, जो गॉसियन सरफेस का एरिया जो हमने लेट कर लिया, ये वाला एरिया दैट इज ए। ओके, तो आपने क्या रखा, ई डी एस कितना हो जाएगा, ई ए, तो कितना हो जाएगा 2e। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 2e डिवाइडेड बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू सिग्मा क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई ए, और चार्ज कितना होता है सिग्मा इनटू एरिया। सिग्मा कौन सा होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया होता है। ठीक है, तो टी 2e किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस की वजह से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, चलो तो हम इसके फॉर्मूला निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन शीट एंड पॉइंट।
जिस शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर निकालना है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है। दूसरा नोट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अभी हमने क्या निकाला, अगर उस शीट की थिकनेस 0 है तो उस केस में फॉर्मूला वो था, बट अगर अब इसकी थिकनेस सम थिकनेस परसेंट है तो उस केस में क्या होगा, जैसे देखो अब इस शीट की दो सरफेस होगी, फर्स्ट सरफेस और सेकंड इसके बैक वाली सरफेस। अब आपको इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसे हमने बोल दिया E1। जो पीछे वाली सरफेस है इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा E2। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो चार्जेस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि अगर किसी कंडक्टिंग सरफेस की थिकनेस 0 ना होके कुछ समथिंग थिकनेस है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर थिकनेस आपकी 0 है तो उस केस में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। डिफरेंस क्या हो गया, चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अब हमारे पास दो शीट्स हैं, अब वे जॉइंटेड नहीं है, वो अलग अलग रखी हुई हैं। बोथ शीट हैव पॉजिटिव चार्जेस, हमने दोनों पे लेट कर लिया कि भाई दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब तीन केसेस बनेंगे। अब हमें निकालना है P1 पॉइंट पर, P2 पॉइंट पर और P3 पॉइंट पर। P1 पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से इधर होगी डायरेक्शन, इससे भी इधर होगी, ठीक है। P3 पर इस पॉजिटिव चार्ज से A से इधर और B से भी इधर होगी। तो P1 और P3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, ठीक है। बट जो हमारी P2 है उस पर क्या होगा, A से क्या होगा, A के लिए अवे होगा, भाई अवे होता है, और बी के लिए भी अवे होगा, तो दोनों कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कितना होगा, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितना होगा, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जस्ट आपने ऐड अप कर दिया, E1 पर E2 पे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर बाई चांस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज शीट्स और निगेटिव चार्ज शीट्स एक दूसरे के पास में रखी जाती है तो उन शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उन शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा अगर दोनों शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, ठीक है ना। चलो दूसरा केस लेते हैं अब। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और इस निगेटिव की वजह से टू वार्ड होगा। तो ये बी की वजह से और ये ए की वजह से, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट। P3 पॉइंट पर देखो ये क्या होगा, अवे होगा, और ई बी क्या होगा, टू वार्ड होगा। अब के भी ये कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कितना होगा, सॉरी ई ए होगा और ये ई बी होगा। तो अब के भी ये दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। कब होगा 0, अगर सिग्मा की वैल्यू सेम है। बट इनसाइड क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा इस डायरेक्शन में, और निगेटिव की वजह से भी क्या होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव से होता है अवे, तो ये पॉजिटिव से हो गया अवे, और निगेटिव के क्या होता है टू वार्ड, तो टू वार्ड हो गया ई बी के लिए, ठीक है। चलो तो E1 क्या होगा, ई ए माइनस ई बी, आपने फॉर्मूला जाकर दोगे, अगर वो इक्वल है तो 0 हो जाएगा। E2 पे भी क्या हो जाएगा, P2 पर 0 नहीं होगा, जस्ट वो एड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो E1 और E3 पर 0 हो जाएगा अगर सिग्मा की वैल्यू जो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 के बराबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। 0 कहाँ पर हो गए, आउटसाइड, दोनों प्लेटों के बाहर की तरफ, ठीक है। चलो वैसे ये वाला केस हम आगे कैपेसिटेंस में भी पढ़ेंगे, वहां भी आप देखोगे कि चार्ज, जो टोटल चार्ज स्टोर्ड होता है वो कहाँ होता है, बिटवीन बिटवीन टू प्लेट्स होता है। क्यों, क्योंकि बीच में ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करता है, आउटसाइड लाई नहीं करता, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इफ द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ए से सी तक और सी टू बी तक, विद अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट द सेंटर, एक अनदर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, अलोंग विच पाथ वर्क विल बी डन, ठीक है। तो एक होता है कि भाई पहले ए से सी पर जाता है, सी से बी पर आता है, दूसरा ए से बी तक आ जाता है, तो किस वाले पाथ में हमें क्या करना होगा, मोर वर्क करना होगा। वैसे तो इसमें कुछ कंसिडर क्वेश्चन सॉल्व करने की जैसे तो नीड नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो जितने भी पाथ से आप ट्रेवल करोगे, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, पॉइंट पर निर्भर करता है। अगर आप सेम पॉइंट पे खड़े हो तो आप किसी भी पाथ से घूम के आए हो, आपको सेम वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। और डब्ल्यू सी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, आपका जो पाथ डिफरेंस है वो सेम रहेगा, तो आपका वर्क डन भी सेम रहेगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट,
two charges this and this are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential is zero? अब दो पॉइंट चार्जेस हैं, इस पॉइंट पर कहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। लेट कर लिया हमने इस पॉइंट पी पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो होगा। आउटसाइड क्यों नहीं होगा जीरो, या होगा? चलो लेट कर चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं हम एक बार कि आउटसाइड जीरो होगा कि नहीं। चलो यहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे कैसे होगा, अवे ई की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, 2 वाट होगा। ये देखो ये 2 वाट हो गया, ठीक है। एक मिनट, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाहर देखते हैं, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया इसकी वजह से और इसकी वजह से ऐसे हो गया, तो यहाँ पर भी जीरो होने के कंडीशंस हैं, यहाँ पर भी जीरो हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो सकता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा क्या, ये अवे और ये 2 आर दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो याद रखना है कि अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जीरो हो सकता है, इनसाइड कभी भी जीरो नहीं होगा। अब लेते हैं, बट इसने पेपर में क्या पूछा है, उसने पूछा है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा, हम पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो ये केसेस बनते हैं। अब इसने पोटेंशियल पूछा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज है। तो हमने लेट कर लिया कि पॉइंट पी पर होगा, एक मान लिया एक्स, एक टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी दूसरी 15 माइनस एक्स, वीपी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको हमने के मान लिया, के क्यू डिवाइड बाई आर। इसी तरह के क्यू टू कितना है 2 इंटू 10 माइनस 8 और आर कितना है 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कि 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई एक्स, के से की कट जाएगा और एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ओके, अब ये पॉइंट कहाँ हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है जीरो और इस लाइन के बाहर भी हो सकता है। अगर वो कहता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं, अगर पेपर में मेंशन है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई पॉइंट पी है, तो ये वाला सॉल्यूशन करोगे आप। अगर वो ये चीज मेंशन नहीं करता है तो आपको तीनों केसेस सोल्व करने पड़ेंगे। एक बार आप मानोगे लेफ्ट हैंड साइड कहीं बाहर है, और दूसरे केस में राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पर लोगे। एक केस में मतलब यहाँ पर पॉइंट पी मानना पड़ेगा आपको, और एक दूसरे केस में यहाँ पर। तो मैं एक केस कर रहा हूँ, एक आप खुद से कर सकते हो। तो एक कर लिया पी, तो कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 15 है। अब इस दूसरे वाले चार्ज से मैंने डिस्टेंस कितनी मान ली एक्स, तो जब 3 इंटू 10 पावर 8 होगा, कितनी माइनस 8 होगा, तो क्या होगा 15 प्लस एक्स, और इससे यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, इसको सोल्व करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में एक्स कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो तीन केसेस बनेंगे, आपको तीनों का सॉल्यूशन अलग अलग करना पड़ेगा पेपर में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन and uniform in the same magnitude, but in negative direction negative is given in that case। ये कह रहा है कि जो E की वैल्यू है x ग्रेटर देन 0 की वैल्यू कितनी है 200i, x लेस देन 0 के लिए E की वैल्यू सेम है 200i nx। A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at origin, its axis along positive, so that the face of x कितना है 10 सेंटीमीटर और अदर साइड x कितना है -10 सेंटीमीटर। ये देखो सिलेंडर बना है, ठीक है। अब व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फेस, अब ईच फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ds। यहाँ पे देखो इसने कहा है कि जब x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 20i, सॉरी 200i, ठीक है। तो चलो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी होगी 200i, क्योंकि आई निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि माइनस एक्स में है। और ये कितना है a इंटू माइनस आई, क्योंकि ये माइनस एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे E और एस डैश दोनों ही कैसे हैं निगेटिव एक्स में, इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आई आएगा। ओके, तो कितना हो गया प्लस का 200 आ गया। एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर आपको गिवन है 5 इंटू 10 पर रेडियस गिवन है, ये वैल्यू आ गई। तो ए की जगह आप क्या पुट कर सकते हो 25 पाई 4 मीटर स्क्वायर। तो फाइल कितना हो गया 200 इंटू 25 पाई 10 4, ये जस्ट आपका न्यूमेरिकल से वैल्यू आ जाएगी सोल्व, ठीक है। इसी तरह 5r होगा दिस, वो भी प्लस का और दूसरा वो भी प्लस की है, क्योंकि भाई देखते हैं इसको भी कैसे। यहाँ देखिए यहाँ पे E इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में E है, और यहाँ पर ये ds भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा 0 होगा। इसका जस्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब E A निकालना है कब,
ऑन द सरफेस यहाँ पर कितना होगा, इस पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है मेरा, केवल एक्स एक्सिस में है ना, बट मुझे और इस सरफेस पे ds कैसे होगा, इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल 90। तो याद रखना है जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो ऑलवेज जीरो रहेगा। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस से फ्लक्स जीरो पास होगा, तीनों को आपने ऐड कर दिया तो टोटल फ्लक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमें निकालना हो तीसरा पॉइंट चार्ज क्या था, अगर हमें इसके अंदर जो एक क्यूब है, सॉरी जो सिलेंडर है, इसके अंदर कितना चार्ज प्लेस होगा, फ्लक्स आपने निकाल ही लिया, तो फाइंड टू एप्सिलॉन नॉट आप गॉस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके ये गॉस थ्योरम फॉर्म आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इस फॉर्म में आप क्वेश्चन में, हाँ इसमें एक चीज आप चेंज कर सकते हो कि जो यहाँ पे ई है दैट शुड बी निगेटिव, ये होगा आपका निगेटिव 200 I न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलो 3 point charges plus 2q minus q 3q are shown in figure. What is the electric flux due to the same surface? अब इसमें कोई सरफेस, अब देखो तीन चार्जेस रखे हुए हैं, गोशन सरफेस कितनी ड्रॉ की आपने, जो गोशन सरफेस ड्रॉ की हुई ये क्वेश्चन में ड्रॉ है। अब गोशन सरफेस किस किस के अंदर कितने चार्ज है, एक 2q है, एक माइनस q है। ठीक है, तो गोशन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 2q माइनस q या q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मेंशन रखना है कि इस 3q को आप फॉर्मूले में कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि ये गोशन सरफेस के अंदर नहीं है। अगर हमसे कोई फ्लक्स पूछा जाए कि किसी इस गोशन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो आपको याद रखना है कि केवल फ्लक्स उन्हीं चार्जेस की वजह से जनरेट होगा जो उस गोशन सरफेस के अंदर है, बाहर वाले की वजह से नहीं जनरेट होगा। ठीक है, चलो दैट द यूनिट ऑफ जूल पर कूलम की आप यूनिट लिखनी है वो लिख लेना। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द क्वांटिटी उस यूनिट इज दिस, तो वोल्टेज होता है वो, या फॉर्मूले से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, नहीं ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन आपने परपेंडिकुलर टू ईच अदर electric field, if two equipotentials will intersect to each other they will two direction of the electric field which is not possible। इसीलिए कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसने कहा मेटल सरफेस जिसका एरिया रेडियस कितनी है, कैपिटल ए, इस चार्ज टू पोटेंशियल क्यू, इसे हमने कितना चार्ज दिया, क्यू पोटेंशियल। व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ द इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल बी, अगर हमने ए, ये जो स्पेयर है इसकी रेडियस ए है, अब उसको बाहर हमने कंडक्टिंग शेल रख दी है, कितना है उसका, बी है ना, उसकी रेडियस कितनी, बी, आर कनेक्टेड बाय वायर। अब हमने क्या करा, इन दोनों को कहीं से कनेक्ट कर दिया, वायर से, ये जो ये कनेक्ट हो रहा है वायर से। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ए पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अब जब वायर से कनेक्ट हो, अगर आपने कोई भी दो स्पेयर्स को वायर से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जो उनका वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा दोनों पर। तो वी ए किसके इक्वल होना चाहिए, वी के, तो वी कितना है 1/4 पाई क्यू डिवाइडेड बाई ए, किसके लिए, स्पेयर ए के लिए। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी 4/0 ए इंटू वी। अब बी पर पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई बी, और आपको क्यू की वैल्यू कहाँ से निकाली है, ये आपने क्यू की वैल्यू निकाली है, पुट कर दोगे यहाँ पे, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी ए डिवाइडेड बाई वी। अब हमें पता है रेडियस किसकी बड़ी है, किसकी बड़ी है, रेडियस बी ग्रेटर है, तो बी ग्रेटर है तो यहाँ से पता चला कि जो वी बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर v ग्रेटर है तो पोटेंशियल वी बी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इससे हमें पता क्या पता चला कि जो v है वो स्मॉलर होगा किससे, वी बी से। ठीक है, a इज इनसाइड द b, सो द फाइनल पोटेंशियल वी ए और वी बी कितना हो जाएगा, ए वी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो जो टोटल पोटेंशियल है दोनों पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम हो गया, जब वो सेम होगा तो कितना हो जाएगा, वी ए वी डिवाइडेड बाई बी। क्लियर यहाँ पर प्रॉब्लम, देखते हैं, देखते हो यहाँ पे, ये देखो ये हो गया वी बी इज इक्वल टू ए वी ए डिवाइडेड बाई बी, ये हम कह सकते हैं वी बी बी इज इक्वल टू ए वी ए। ओके, अब हमें क्या करना है, वी और वी बी क्या इक्वल है, ऐसा कब हो सकता है, इक्वल किसके है वो हमें निकालना था, तो वो कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी, और वी की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, वी पुट कर दोगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू ए वी डिवाइडेड बाई बी। वाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, हम पढ़ चुके हैं क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कांस्टेंट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ई क्या है, जीरो होता है स्फेरिकल के अंदर। अब हमने पढ़ा है ई कितना होता है, माइनस का डीवी डिवाइडेड बाय डी आर। अब डी वी आर क्या हो गया, जीरो के इक्वल होगा। और वो जब किसी चीज का डिफ्रेंशिएशन करो और जीरो आ जाए, इससे क्या पता चलता है कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसीलिए किसी भी स्फेरिकल की शेल के अंदर या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए 200 नैनो कूलम चार्ज पॉइंट ए टू बी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ए टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आपको निकालना है, क्यू आपको गिवन है फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वी ए वी बी क्या हो गए मेरे, इक्वल हो गए। तो डब्ल्यू ए बी कितना होगा, क्यू ब्रैकेट वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वर्क डन आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब इसने व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए 20 नैनो कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये थोड़ा फिगर, ये कह रहा है कि अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसी पर ए पॉइंट है और इसी पर बी पॉइंट है, तो हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर जो पोटेंशियल होते हैं वो जीरो इक्वल होते हैं, तो वी और वी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट वी बी माइनस वी ए वी बी इक्वल है, तो डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, टू प्लेन शीट्स आर चार्ज प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा in the air as shown in figure. Find the electric field at point A and B. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पर कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस की वजह से ये जनरेट होगा, ई माइनस की वजह से ये जनरेट होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर टू आएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जस्ट आप ऐड करोगे तो ई भी कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑन द प्लेट सरफेस या आउटसाइड द प्लेट सरफेस है ना, या तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ 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 सब जगह पर ई की वैल्यू सेम होगी या कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पर कहाँ कहीं पर भी सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस चार्ज के लिए कभी भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, या तो ऑन द सरफेस हो या आउटसाइड द सरफेस, वो सेम रहेगा। ओके, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरह से ड्रॉ होगी जैसे ये ड्रॉ हो रखी है। ठीक है, चलो, ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज मूव विदाउट एक्सिलरेशन फ्रॉम ए टू सी। अब हम ए से सी तक लेके गए ओवर द पाथ ए बी सी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और सी के बीच में, बट हम गए कौन से पाथ से, ए बी सी, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता, जस्ट पॉइंट के पोटेंशियल पर निर्भर करता है। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्यू नॉट, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी सी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डी आर, डिस्टेंस कितनी है डी ए, तो ये कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी डिवाइडेड बाई डी, तो ये ई इंटू डी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो कितना हो जाएगा, ई इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, if the radius is reduced to half, how would the electric flux would surface the changes। अगर हमारे किसी भी इसकी जो सरफेस है वो हमने क्या कर दी, हाफ कर दी, तो फ्लक्स पर क्या डिपेंडेंसी होगी, फ्लक्स क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो सरफेस है, जो रेडियस है इस स्फेयर की, उसको हाफ कर दिया, तो फ्लक्स पे क्या डिपेंड होगा, फ्लक्स रेडियस पे निर्भर करता ही नहीं है, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल किस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। तो इससे क्या पता चला कि जो फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, इसी के साथ जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर था ये फिनिश्ड हो गया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ लेफ्ट रह गया है तो आप मेरे ग्रुप पर, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या लग रहा है कि आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो आप वो सब मेरे ग्रुप में या आप यूट्यूब पर जस्ट कमेंट डाल के मुझे उस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डिस्कशन के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी जो बना रखा है और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में भी। ठीक है, लॉकडाउन में जैसे कि आप ट्यूशन क्लासेस नहीं ले सकते, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 12th है, थोड़ा सा आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। और जो मेरे नोट्स हैं ये सफिशिएंट है आपकी 12th क्लास के लिए। इसमें जितने न्यूमेरिकल आपको कराए हैं, जितनी आपको थ्योरी कराई है, अगर आप वो सब कुछ कर पा रहे हो तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है और आप डेफिनेटली 70 स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में सीबीएसई बोर्ड के लिए। ओके, तो आप जस्ट इन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार इन वीडियोस लेक्चर को वॉच कीजिए, जितना आप वॉच करोगे उतना आप गेन करोगे। ओके, और इसी के साथ आई एम फिनिश माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड